हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एज मंत्रा। मैं रविश आपका फिर से स्वागत करता हूं टू आवर चैनल। एंड टुडे विल कंटिन्यू चैप्टर 8 द सर्कुलर सिस्टम। दिस इज पार्ट 3 और आज हम लोग ब्लड के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। लास्ट वीडियो के एंड में यू कैन सी वी हैव जस्ट सीन द यू कैन सी कंपोनेंट ऑफ द ब्लड और उसके फंक्शंस देखे थे। आज इसी को डिटेल में स्टडी करना है। एंड आपके कमेंट्स मैंने कैन सी रेफ़र किए और उसमें सजेस्ट किया गया है कि नोट्स चाहिए आपको। यस ऑफ कोर्स। तो पीपीटी हैज़ बीन यू कैन सी प्रेजेंटेशन इस तरह बनाया गया है कि इसके हर स्लाइड जो है एक नोट ही है आपके लिए। तो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस आता है, को नोट डाउन करना है, तो यू कैन टेक डाउन यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो बाय पॉजिंग दैट सेगमेंट। एंड यू कैन सी आज यू कैन सी एक डिटेल नोट भी आपको मिलेगा ऑन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड व्हाट प्लेटलेट्स। चलिए, हेल्थ इज वेल्थ एज वी नो, टेक केयर। तो आज देखते हैं कि आपके लिए क्या है। तो टुडे यू कैन सी कंपोजिशन ऑफ ब्लड को फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग, और फिर ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स, उसके फंक्शन, और ब्लड कॉर्पसेस विच जिसे ब्लड सेल्स भी कहते हैं, रक्त कण भी कहते हैं, इनके मेन टाइप्स, उनका डेवलपमेंट जिसको हीमेटोपोएसिस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स ये देखेंगे। फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स को हमें स्टडी करना है, उनके फीचर्स, फिर उनके टाइप्स एंड फंक्शंस, और साथ में हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसकी वजह से आरबीसी रेड कलर का होता है, उसको स्टडी करेंगे। और लास्ट में वी विल कंपेयर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इन डिटेल, और वही आपके लिए एक नोट भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वापस ह्यूमन ब्लड के मेन कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। इफ़ यू विल टेक ए होल ब्लड, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने देखिए 10 ml ब्लड लिया है, तो उसका कलर लाल क्यों है? बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज आर प्रेजेंट, ट्रिमेंडस नंबर्स। तो सो दिस ब्लड इज अनकोएगुलेटेड, और अनकोएगुलेटेड ब्लड को जो सेंट्रीफ्यूज करते हैं गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा, तो दो डिस्टिंक्ट लेयर में यू कैन सी द ब्लड सेपरेट होता है। द अपर लेयर जो है दैट इज प्लाज्मा, दैट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, और नीचे दिखता है आपको लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी डिपॉजिट, जो डार्क रेडिश कलर का लेयर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, एंड दैट इज द आरबीसी। सो आरबीसी का अमाउंट 4.1 ml, और सी को हीमोक्रिट भी कहते हैं, जो लास्ट टाइम भी बताया था। तो हीमोक्रिट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी विद रेस्पेक्ट टू द होल ब्लड, एंड दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर जिससे हम लोग किसी पर्सन के ब्लड का नेचर क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं कि ब्लड में खून की कमी है या नहीं। क्योंकि हीमोक्रिट का लेवल अगर 4.1 से कम हो गया, इसका मतलब है आरबीसी की कमी है, और उसी को अनीमिया भी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, प्लाज्मा ऑफ आरबीसी के बीच में यू कैन सी ए वाइटिश, यू कैन सी व्हाट लेयर। ये जो लेयर आपको दिख रहा है दैट इज स्पेशल, क्योंकि इस लेयर में होते हैं बाकी के ब्लड सेल्स जो माइनर यू कैन सी व्हाट नंबर में रहते हैं, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो दे आर 0.4 ml अगर कैन सी प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा जाए, जिसको बफी लेयर भी कहते हैं। तो अगर इसको परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो प्लाज्मा इज 55% एंड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में प्लेटलेट मिला के 45% वॉल्यूम ब्लड का एक्वायर करते हैं। तो दीज आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। अपर लेयर में जो है दैट इज लाइक यू कैन सी द सुपरनेटेंट, उसको प्लाज्मा कहते हैं 55%, और नीचे ब्लड सेल्स द सेडिमेंट्स कहते हैं इसको 45%। तो नीचे लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी डिपॉजिट हो गए हैं, उसके ऊपर प्लेटलेट्स, और फिर 5 टाइप्स के डब्ल्यूबीसी। सो दीज आर द यू कैन सी डब्ल्यूबीसी, द रियल यू कैन सी पिक्चर ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी आपको दिख रहा है। तो इसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में। चलिए, ह्यूमन ब्लड फिर से आपके सामने है, उसके कंपोजिशन को फिर से देखते हैं। तो अभी हमने देखा प्लाज्मा और आरबीसी along with WBC and platelets are the main components. तो दिस इज द ब्लड वेसल, और इसी ब्लड वेसल में ये सारे कंपोनेंट फ्लो होते हैं। तो ओवरऑल यू कैन सी द ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो पहला पार्ट जो है विच इज कॉल्ड नॉन सेलुलर या नॉन लिविंग पार्ट, और वही है आपका ब्लड प्लाज्मा विच इज 55%,
और नीचे जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं दे आर द सेल्स, एंड द सेल्स आर द सेलुलर और द लिविंग पार्ट 45%, इसको ब्लड कॉर्पसूल्स भी कहते हैं या पार्टिकल्स, ब्लड पार्टिकल्स। कॉर्पसूल का मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स। और ये ब्लड कॉर्पसूल्स 3 टाइप के हैं। यू गॉट WBC जो ब्लू कलर का दिख रहा है, फिर छोटे पीसेस आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के प्लेटलेट्स, बट लार्ज अमाउंट के डिस्क लाइक जो सेल्स आपको दिखते हैं वे हैं RBC। तो RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स ये तीनों हैं ब्लड कॉर्पसूल्स। चलिए अभी ब्लड प्लाज्मा की बारी है, तो अब हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड के प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है, तो इट इज अ नॉन सेलुलर पार्ट जो अभी बताया। तो लाइट येलो कलर का आपको दिखेगा अगर आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे ब्लड से। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, और इसका जो अल्कलाइन नेचर है वही ब्लड के अल्कलाइन नेचर को क्या है डिसाइड करता है, एंड इज स्टिकी विस्कस फ्लूइड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा? इट इज अ लाइट येलो कलर्ड स्लाइटली अल्कलाइन viscous fluid which is the non-cellular part of the blood and assumes 55% of the blood volume। चलो तो इसके भी अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे अभी, तो you will find you can find large amount of water। तो water is the major portion of the blood plasma। 90 से 92% पोर्शन जो ब्लड प्लाज्मा का है वो वाटर ही है। And then the remaining substances are the solutes जो water में can see dissolved है, that is 8 to 10%। So what is the major portion of the plasma, and that's why the plasma is in the state of fluid। and solutes में भी 2 component है, तो हम लोग उसमें organic हो गया। तो organic में पहले देखते हैं क्या होता है, plasma proteins, and this is the most important part of the blood plasma। क्योंकि प्लाज्मा के ज़्यादा करके फंक्शंस जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से डिसाइड होते हैं, जो 7% यू कैन सी प्रोपोर्शन को ऑक्यूपाई करते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है अदर 2% वो रहते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स आएंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट आएगा, साथ में रेगुलेटरी सब्सटेंस एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनके एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं। और फिर इनऑर्गेनिक में इंक्लूड होते हैं आपके रेस्पिरेटरी गैसेस, वी नो वी, और उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, और साथ में होता है इलेक्ट्रोलाइट जो डिसाइड करता है ब्लड का pH और साथ में मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए अभी नॉन सेलुलर पार्ट 55% है, तो उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट है। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं कंपोजिशन में क्या क्या है। तो प्लाज्मा प्रोटीन विच इज़ अबाउट 7%, उसमें इंक्लूड है आपका सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन जो 3 टाइप का है, अल्फा, बीटा एंड गामा। देन यू गॉट हिपैरिन, एंटीथ्रोम्बिन, प्लाज्मिनोजन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो दीज मॉलिक्यूल्स जिनका नाम अभी मैंने लिया, दे कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्लाज्मा प्रोटीन। और हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है ब्लड में, इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। फिर न्यूट्रिएंट्स, तो जो भी यू कैन सी फूड मॉलिक्यूल्स इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब करता है, तो वो सब एक्चुअली ब्लड में आ जाता है, अबाउट 1%, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स। देन ऑल टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो बॉडी के हर सेल में, हर टिश्यू में नेचुरली सिंस दे आर वर्किंग, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट तैयार होता है जो नाइट्रोजनस या नॉन नाइट्रोजनस का हो सकता है। नाइट्रोजन वेस्ट दे आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हैड टू बी रिमूव्ड, दे आर मोर डेंजरस या टॉक्सिक, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रिएटिनिन। तो उनको सबसे पहले कैन सी प्रेफरेंस दिया जाता है, दे हैज़ टू बी रिमूव्ड। एंड किडनी यू नो इज़ द ऑर्गन। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रिएटिन को किडनी क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। दैन रेगुलेटरी सब्सटेंस लाइक एंजाइम्स एंड हार्मोन, जो लास्ट यू कैन सी वीडियो में आपको मैंने बताया था इन द फंक्शन ऑफ ब्लड, क्योंकि एंजाइम हार्मोन्स जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में तैयार होते हैं, एंड उनका जो यूज़ है either it is to the specific part of the body or all the parts of the body, तो उसको हर पार्ट तक, नहीं स्पेसिफिक पार्ट तक पहुंचाने का काम प्लाज्मा का ही है।
देन प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस लाइक एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिन, इंटरफेरेंट, लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। यू गॉट कैन सी अभी कोई वायरल वैकेंसी इन्फेक्शन होता है तो इंटरफेरॉन भी है, देन इंटरल्यूकिन कैंसर एबनॉर्मल सेल्स को मारते हैं। तो ये सारे प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल्स जिनको डिफेंस मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, हिस्टामिन्स रहते हैं इन केस ऑफ यू कैन सी व्हाट इन्फ्लेमेशन, जब बॉडी में कहीं पे इंजरी हो जाती है। ओके तो ये सारे केमिकल्स जो है वो प्लाज्मा का ही एक पार्ट बन जाते हैं। दैन इनऑर्गेनिक आपका रेस्पिरेटरी गैसेस जिसमें ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड एट वन टाइम द ब्लड विल हैव आइदर मोर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन और मोर प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था दो टाइप का ब्लड हम लोग बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन सब बहुत ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम, एंड दूसरा है डीऑक्सीजन ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन क्या है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट ऑक्सीजन, एंड थोड़ा सा नाइट्रोजन भी नेचुरली ब्लड में एंटर करता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज अबाउट 1%, इसमें होते हैं बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स। दिस फोर यू कैन सी व्हाट एनाइंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। स्टूडेंट्स दोस्तों आपको मालूम है जब आप बीमार पड़ते हो या कोई भी पर्सन बीमार पड़ता है एंड दैट पर्सन हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज तो उससे सलाइन दिया जाता है, इजंट इट? तो दैट सलाइन का मतलब होता है सॉल्टी सोल्यूशन। तो हमारे बॉडी में जो सॉल्टीनेस है उसको एक्चुअली ब्लड डिसाइड करता है। ओके तो ब्लड का जो सॉल्टीनेस है इट इज डिसाइडेड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो एक्चुअली सलाइन में यही चार यू कैन सी व्हाट सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के एंड मैग्नीशियम के इन द सेम प्रोपोर्शन विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, so that you can see it may maintain the osmotic pressure, and you can see osmotic pressure अगर maintain हो गया तो blood pressure भी क्या होता है maintain होता है। चलिए अभी हम लोग blood plasma के main functions को देखते हैं with special reference to you can see the plasma proteins। तो प्लाज्मा का मेन जो काम है, since it is a fluid, it is a main medium of transport and it also maintains what होम्योस्टेसिस। तो अब देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन और बाकी के कंपोनेंट जो है कौन कौन से फंक्शंस एक्चुअली करते हैं। तो कंपोनेंट्स जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट वाटर है, तो इट इज द मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, एज यू नो इट इज अ गुड सॉल्वेंट एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स द हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि अगर किसी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है तो उसके टेम्परेचर को एक रेज करने का एक तरीका है कि उसके सोल और उसके हाथों जो पाम है उसको हम लोग रब करते हैं विग्रस तरीके से। तो इससे जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसकी वजह से हीट जनरेट होता है और ये हीट फिर ब्लड जो है पाम और सोल से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और थोड़ी देर के बाद ही पूरे ब्लड का जो टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है। तो water of the blood actually performs a very important task of distribution of heat and equalization of heat, okay, because water का जो latent heat है वो बहुत ही ज़्यादा है। then serum albumin जो मैंने बताया, तो albumin जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन का क्या है ब्लड प्रोटीन है। तो वो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर बैलेंस। कैसे? अगर आपने ज़्यादा पानी पी लिया so that excess water will be absorbed by the albumin, और अगर आपके ब्लड में या बॉडी में पानी की कमी हो गई तो एल्बुमिन जो अपना वाटर है उसको रिलीज कर देता है इन द ब्लड। तो इससे वाटर का लेवल बॉडी में क्या है मेंटेन होता है। और आपको मालूम है एल्बुमिन वही मटेरियल है जो अंडों में होता है, एग्स। तो एग के दो पार्ट होते हैं, अंदर यू कैन सी द सॉलिड यू कैन सी जेली जैसा दैट इज द योक, और बाहर जो यू कैन सी व्हाइटिश पार्ट होता है उसको व्हाइट ऑफ एग कहते हैं, वही एल्बुमिन है। तो वही एल्बुमिन हमारे ब्लड में होता है और सी एल्बुमिन की वजह से इवन द स्टिकीनेस ऑफ द ब्लड इज एक्चुअली डिसाइडेड। द विस्कोसिटी जो है वो भी एल्बुमिन की वजह से डेवलप होता है। देन अल्फा एंड बीटा टाइप के ग्लोबुलिन्स, दे आर मेनली कैरियर प्रोटीन्स जो अलग अलग हार्मोन्स और बायोमोलिक्यूल्स जो रिएक्टिव हो सकते हैं उनको फ्री नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ब्लड में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स को फ्री रख दिया तो दे में इंटरेक्ट विद ईच अदर अननेसेसरी, उससे ब्लड में एबनॉर्मल रिएक्शंस हो सकता है। तो मॉलिक्यूल्स को ओके इंपॉर्टेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के लिए स्पेशल मॉलिक्यूल्स है, वो है अल्फा एंड बीटा।
एंड देन गामा ग्लोबुलिन्स जो है, इसी को हमारे बॉडी के जो ब्लड सेल्स है, स्पेशल ब्लड सेल्स, उसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं और उससे एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स का निर्माण करते हैं। और यही जो दो मॉलिक्यूल है, एंटीबॉडीज़ एंड एंटीटॉक्सिन्स, दे आर द मेन पिलर्स ऑफ आवर इम्यूनिटी। फाइनल हथियार होता है किसी भी जर्म को या पॉइजनस केमिकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। देन हिपैरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन, ये दो मॉलिक्यूल जो है ब्लड को पतला रखते हैं। जिस तरह अगर आप घर में ऑयल पेंट कर रहे हैं तो, और यू कैन सी पेंटिंग करने के साथ साथ क्या होता है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन तेल गाढ़ा हो जाता है, तो उस गाढ़े तेल को पतला करने के लिए हम लोग उसमें थिनर डालते हैं इन ए प्रॉपर प्रोपोर्शन, ताकि जो आपका ऑयल पेंट है वो पतला रहे। तो इन द सेम मैनर ब्लड को जमने से बचाने के लिए देयर इज ए नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, उसको हिपैरिन कहते हैं। उसके साथ में एंटीथ्रोम्बिन, क्योंकि थ्रोम्बिन वो एंजाइम है जो अगर गलती से ब्लड में क्रिएट हो गया तो वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिससे ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो थ्रोम्बिन बनने से उसको अपोज करने वाला मॉलिक्यूल एंटीथ्रोम्बिन, जो एंटीकोएगुलेंट का काम करता है, जिससे ब्लड का फ्लूइडिटी मेंटेन होता है। तो ये आपको मालूम है, लीच, एक बताता हूँ आपको, लीच आपको मालूम है, तो लीच इज ए कैन सी वर्म जो ब्लड सक करता है, लेकिन ब्लड सक करने से पहले वो उस एरिया में जहाँ पे उसने कैन सी पंचर किया है स्किन को, वहाँ पे एक एंटीकोएगुलेंट डालता है, तो उसको क्या कहते हैं, हिरुडिन कहते हैं। तो हिरुडिन इज ए एंटीकोएगुलेंट प्रोड्यूस्ड बाय द लीच। ओके, मस्कीटो जब आपको बाइट करता है तो बाइट करने के बाद सबसे पहले वो अपना सलाइवा यू कैन सी इंट्रोड्यूस करता है आपके उस पंचर पॉइंट में, तो उसमें भी एंटीकोएगुलेंट होता है ताकि ब्लड जमे नहीं। लेकिन हमारे बॉडी में जो ब्लड है, मतलब ब्लड में नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता ही है, वह है हिपैरिन। देन प्रोथ्रोम्बिन अलॉन्ग विथ फाइब्रोजन एंड कैल्शियम, ये ब्लड क्लॉटिंग में एक इम्पॉर्टेंट यू कैन सी रोल प्ले करते हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन ये तब एक्टिवेट होता है जब कहीं पे टिश्यू डैमेज होता है और ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तभी ये एक्टिवेट होते हैं बाय ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ यू कैन सी व्हाट पिक्चर। एंड देन प्लाज्मिनोजन, तो क्लॉट अगर कहीं पे हो गया ब्लड वेसल्स के अंदर तो उसके बाद में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और हीलिंग अगर हो गया उसके बाद में वो क्लॉट के साथ क्या होता है, तो उस क्लॉट को आपको डिसॉल्व करना है। तो प्लाज्मिनोजन जो है फिर वो एक्टिवेट होकर प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है और ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि कुछ लोगों के हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, एंड सम ऑफ द ब्लॉकेजेस आर बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉट। तो अगर वो ब्लड क्लॉट नेचुरली कैन सी व्हाट डिसॉल्व नहीं हुआ तो हमें फिर यू कैन सी ये प्लाज्मिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। अदरवाइज ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड ऑफ अ ब्लड वेसल इज ए नेचुरल प्रोसेस, और जैसे ही ब्लड क्लॉट यू कैन सी अपना काम कर लेता है तो उसको डिसॉल्व करना है, नहीं तो वो आगे किसी ब्लड वेसल में जाके छोटे कैपिलरीज में या ब्लड वेसल में जाके अटक सकता है। So that's why plasminogen plays a very important role in dissolving the clot. एंड फिर इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ आयंस, यही ब्लड के पीएच को और ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या है मेंटेन करता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी क्या है मेंटेन होता है। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाट, ब्लड प्लाज्मा। चलिए अब बारी है स्टडी करने की द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसूल्स। तो कॉर्पसूल इसके लिए कहते हैं बिकॉज दे आर द पार्टिकल्स एंड दे आर द सेडिमेंट्स। जब ब्लड हम लोग क्या सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो यही पार्टिकल सबसे पहले नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, इसके लिए कॉर्पसूल्स। सो सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉर्पसूल्स एक नॉर्मल ब्लड में कैसे दिखते हैं अगर हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप। क्योंकि एक ब्लड के ड्रॉप को अगर आप स्लाइड पे रखेंगे फिर उसको स्प्रेड कर देंगे तो एक लेयर बन जाएगा ब्लड सेल्स का, जिसको स्मीयर कहते हैं। फिर हम उसमें कलर ऐड करते हैं, तो 2 टाइप का कलर ऐड करते हैं, ए मिक्सचर ऑफ कलर। उसमें एक एसिडिक कलर होता है जो रेड कलर का होता है, और दूसरा बेसिक कलर होता है जो ब्लू कलर का होता है। तो ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, स्पेशली द ब्लड कॉर्पसूल्स यानी कि सेल्स, वो इन कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। जैसे वेरी सिंपल एसिडिक
अगर सेल का कोई कंपोनेंट है तो वो बेसिक कलर एब्जॉर्ब करेगा और ब्लू दिखेगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, सेल का कोई भी पार्ट अगर एसिडिक है तो वो किसको एब्जॉर्ब करेगा? बेसिक कलर को, और बेसिक कलर जनरली ब्लू होता है। तो एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल विल अपीयर ब्लूइश। आपको मालूम है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए जो है जो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है तो वो ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है। दैट्स वाई अगर आपको मालूम है, बेसिक्स मालूम है, सेल को जब कलर करते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो ब्लू कलर का दिखता है और साइटोप्लाज्म जनरली रेड कलर का दिखता है, बिकॉज द साइटोप्लाज्म इज जनरली बेसिक। तो ये आपके लिए एक यू कैन सी व्हाट बेसिक नॉलेज है। तो अब देखते हैं, तो ब्लड स्मीयर, दिस इज द एक्चुअल ब्लड स्मीयर जो स्टेन किया हुआ है, मतलब कलर किया हुआ है। स्टेन मतलब एक स्पेसिफिक कलर मॉलिक्यूल जो बाइंड हो जाता है किसी मटेरियल के साथ। तो आपको क्या दिख रहा है? तो यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स आपको दिख रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने लास्ट में यू कैन सी ये देखा था। तो ये जितने भी सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये डिस्क जैसे सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये सब आरबीसी है, बिकॉज आरबीसी इज इन ट्रेमेंडस नंबर। तो ये सब आरबीसीज हैं। देन सेकेंड, स्मॉल फ्रैगमेंट्स आपको दिख रहे हैं पीसेस का। देखिए 1 2 और ये 3 यहाँ पे दिख रहा है, इधर एक दिख रहा है, फिर यहाँ पे 3 आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स। तो ये सब जो छोटे छोटे पीसेस आपको दिख रहे हैं ब्लूइश कलर के, दे आर थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं। एंड देन द ब्लू कलर के जो आपको बड़े से सेल्स दिख रहे हैं, दे आर ल्यूकोसाइट्स, दे आर डब्ल्यूबीसीज एंड दे आर ऑफ 5 मेन टाइप्स। तो ये 5 मेन टाइप्स हमें एक ही यू कैन सी फ्रेम में दिख रहा है। इट इज़ वेरी यू कैन सी यूनिक। जनरली जब हम माइक्रोस्कोप में ब्लड स्मीयर को चेक करते हैं तो एक ही फ्रेम में सारे टाइप के डब्ल्यूबीसी देखना इज़ लाइक ए मिरेकल, लेकिन यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है। तो कौन कौन सा दिख रहा है? दिस इज द न्यूट्रोफिल। ध्यान दीजिए, न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस में कितने लोब्स दिख रहे हैं आपको? उसमें 1 2 3 4 5 लोब्स दिख रहे हैं। तो विच इज द आइडेंटिटी ऑफ द न्यूट्रोफिल। दूसरा इओसिनोफिल, इओसिनोफिल का न्यूक्लियस जो है आपको दिख रहा है, जिसमें आपको 2 लोब्स दिख रहे हैं। फिर बेसोफिल में लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, यू कैन सी इरेगुलर न्यूक्लियस। एंड देन मोनोसाइट, ए वेरी लार्ज सेल जिसका न्यूक्लियस किडनी शेप दिख रहा है आपको। एंड देन लिम्फोसाइट, एक छोटा, सबसे छोटा आपका ये है ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी, जिसमें न्यूक्लियस आपको राउंड या स्पेरिकल दिख रहा है। तो और भी देखिए सेल्स है, जिसे आइडेंटिफाई कीजिए, देखते हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं। चलिए मीनिंग अब देखते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स का। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स आर द लिविंग सेलुलर एंड फॉर्म्ड component of the blood which forms about 45% of the total volume of blood. So this is the proper definition of blood corpuscles. And the blood corpuscles, they are the living component of the blood. They are actually cells and they are actually created and released in the blood. और वो टोटल वॉल्यूम जो ब्लड का है उसका 45% ऑक्यूपाई करता है। तो वेरी सिंपल। सो दे आर जनरली सस्पेंडेड इन दैट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा मैट्रिक्स का काम करता है, and some of them are able to migrate by which you can see method, amoebic method, जो अमीबा जिस तरह मूव करता है by pseudopodia। तो some of the WBC are able to what? Migrate, and they can even migrate from blood into the tissue by special process जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसको diapedesis कहते हैं। So there are mainly 3 types of blood cells जो आपको मालूम है, RBC, WBC and what? Platelets। चलिए 3 मेन ब्लड सेल्स। पहला आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इरिथ्रो का मतलब रेड होता है एंड साइट का मतलब होता है सेल। तो एनी वर्ड विच एंड्स विद अ साइट मींस ए पर्टिकुलर सेल, और यहाँ पे इरिथ्रो मींस रेड, क्योंकि आरबीसी इज नेचुरली रेड क्योंकि उसमें होता है हीमोग्लोबिन एंड इज मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल। यू कैन सी इन द बैकग्राउंड सब जगह पे आपको जनरली आरबीसी दिख रहे हैं। फिर सेकंड है आपका डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूको मींस वाइट, तो ल्यूको का मतलब वाइट होता है। तो एक्चुअली दे आर नॉट वाइट, दे आर कलरलेस, बट जब बहुत सारे ल्यूकोसाइट एक जगह पे जमा हो जाते हैं दे अपीयर वाइट, इसके लिए उनका नाम वाइट सेल्स पड़ गया। सो दे आर लीस्ट अबेंडेंट डिफेंस सेल्स।
और यही सेल्स जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड तीसरे नंबर पे आता है आपका प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अभी थ्रोम्बोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो दे आर द स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स। दोस्तों, आरबीसी एक परफेक्ट सेल है, डब्ल्यूबीसी एक परफेक्ट सेल है, लेकिन प्लेटलेट्स पट्टी का पेशी कहते हैं। ओके, तो वो एक्चुअली सेल नहीं है, बट दे आर द पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ ए वेरी लार्ज सेल, जो अभी हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मेशन, अब ये तीनों सेल्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड जनरली इन द बोन मैरो, मोस्ट ऑफ देम। तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया हेमाटोपोएसिस। तो अगर आरबीसी की बात करेंगे तो नाम पड़ेगा इरिथ्रोपोएसिस, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को कहते हैं ल्यूकोपोएसिस, एंड प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोएसिस कहते हैं। सो दिस इज, यू कैन सी, एक आपका एक डिस्टिंग्विश बिटवीन भी अगर हो गया, अगर आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का सिंपलेस्ट डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स। चलिए अभी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम, दिस इज द पिक्चर विच आई हैव ड्रॉन, यू कैन सी, और मैंने पोस्ट किया है इधर। तो दिस इज द ड्राइंग। तो इसी ड्राइंग को हम लोग कैन सी आगे चल के कैन सी एक्सप्लेन करेंगे। तो आरबीसी आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एंड यू कैन सी, तो आरबीसी का एक जो है पार्ट जो लेफ्ट साइड है इसको कट करके दिखाया हुआ है। इट इज़ नॉट द एंटायर आरबीसी, इट इज़ द हाफ आरबीसी जो कट सेक्शन में डंबल जैसा दिख रहा है। एंड दीज आर द प्लेटलेट्स जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, प्लेटलेट्स। सो देयर आर वेरियस, यू कैन सी व्हाट शेप्स, ओवल शेप है, स्पिंडल शेप है, इरेगुलर शेप का दिख रहा है। डब्ल्यूबीसी में वैरायटीज़ है, तो जितने भी वैरायटीज़ है, टाइप्स है, उसको दो टाइप में डिस्टिंग्विश किया है। ग्रैन्यूल्स वाले डब्ल्यूबीसी उसको ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं, एंड बिना ग्रैन्यूल्स वाले डब्ल्यूबीसी को अग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। मतलब विदाउट, ग्रैन्यूल मतलब पार्टिकल, साइट म्हणजे सेल। तो ग्रैनुलोसाइट्स में तीन टाइप है, दिस इज न्यूट्रोफिल, दिस इज इओसिनोफिल, दिस इज बेसोफिल। एंड द कलर जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, दिस इज बेस्ड ऑन द स्टेनिंग। अगर आप स्टेन करोगे, सो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल के जो ग्रैन्यूल्स है दे टेक डिफरेंट कलर। जैसे न्यूट्रोफिल के ग्रैन्यूल पर्पलिश दिख रहे हैं आपको, इओसिनोफिल के रेडिश ऑरेंजिश दिख रहे हैं, और बेसोफिल के ब्लू दिख रहे हैं। एंड दैट्स वाई बाय स्टेनिंग यू कैन आइडेंटिफाई द ब्लड सेल्स ऑन द स्लाइड। फिर अग्रैनुलोसाइट्स मतलब विदाउट, यू कैन सी ग्रैन्यूल्स, उसमें सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है ये मोनोसाइट, जिसका न्यूक्लियस आपको दिख रहा है क्लियर कट किडनी शेप। एंड देन यू गॉट स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। उसमें दो टाइप है, टी टाइप का सेल और बी टाइप का सेल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इम्यूनिटी। चलिए अगर हम लोग अभी ब्लड कॉर्पसेस को एक्चुअल, यू कैन सी, स्ट्रक्चर उसको देखेंगे, तो जो टेक्निक यूज़ किया जाता है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम लोग स्कैनिंग, यू कैन सी, करते हैं, और तब जो पिक्चर आपको दिखेगा। सो दीज आर द थ्री सेल्स। तो आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से हैं। यस, द रेडिश कलर का जो दिख रहा है वो आरबीसी है, एंड डब्ल्यूबीसी में जो सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट आपको दिख रहा है, एंड द फ्रेगमेंट दैट इज द प्लेटलेट, इरेगुलर शेप का प्लेटलेट आपको दिख रहा है। सो दीज आर द ब्लड सेल्स विच आर एक्चुअली सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहले हमने ब्लड स्मीयर में देखा, स्लाइड पे देखा कलर करके ब्लड सेल्स कैसे दिखते हैं, उनको हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, स्कैनिंग टेक्निक कहते हैं, तो एक्चुअली 3 डायमेंशन आपको क्या है, पिक्चर मिलता है। Isn't it amazing dear? Now अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट में हीमैटोपोइसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस एंड फॉर्मेशन। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम द स्टेम सेल। तो स्टेम सेल किसको कहते हैं? तो स्टेम सेल इज दैट सेल विच कैन डेवलप इनटू एनी अदर सेल ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, जैसे हमारे बॉडी में 3 टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं। ब्रेन सेल स्टेम सेल मतलब जिससे नर्वस सिस्टम के से सेल्स तैयार होते हैं। दूसरा एपिथेलियल स्टेम सेल जिससे एपिथेलियल लेयर्स तैयार होते हैं, स्किन तैयार होता है। और तीसरा होता है ब्लड स्टेम सेल जिससे ब्लड सेल्स के साथ साथ दूसरे डिफेंस सेल्स भी तैयार होते हैं।
चलिए, तो दे आर जनरली फाउंड आइदर इन बोन मैरो। तो बोन मैरो आपको हड्डी जो है हमारी लॉन्ग बोन्स जो है उसके अंदर कैविटी होता है, कैन सी स्पेस होता है, स्पेस को बोन मैरो कहते हैं। और बोन मैरो में एक टिश्यू है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड माइलॉइड टिश्यू। तो रिमेंबर दैट, बोन के हॉलो स्पेस में होता है बोन मैरो और उसमें एक स्पेशल टिश्यू होता है माइलॉइड टिश्यू। और दूसरा टिश्यू है लिम्फॉइड टिश्यू, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फ नोड्स, जैसे स्प्लीन हो गया आपका, टॉन्सिल जो अगर आपको थ्रोट में रहता है, ओके, थाइमस अगर आपको मालूम होगा, तो इन टिश्यूज में रहता है लिम्फॉइड टिश्यू। तो ज़्यादा करके सेल्स जो है ब्लड सेल्स वो माइलॉइड टिश्यू से बनता है। लिम्फॉइड टिश्यू से एक टाइप का सेल बनता है जो नाम में ही ना एक्चुअली उसका मीनिंग छुपा हुआ है। गेस कीजिए लिम्फॉइड टिश्यू से कौन सा सेल बनेगा? वो WBC बनेगा, उसका नाम है लिम्फोसाइट। बाकी सारे सेल तो एकदम सिंपल, लिम्फॉइड टिश्यू से लिम्फोसाइट्स बनते हैं और माइलॉइड टिश्यू से आपका RBC, बाकी के सारे WBC और प्लेटलेट्स बनते हैं। सो वही है, तो माइलॉइड टिश्यू से RBC, प्लेटलेट एंड सारे WBC बनते हैं एक्सेप्ट लिम्फोसाइट, और लिम्फॉइड टिश्यू से बनते हैं T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। नाउ तो फिर स्पेसिफिक एक ऐसी टर्म यूज करते हैं, इरिथ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ RBC, और उसके लिए एक सिग्नल मॉलिक्यूल चाहिए, उसको कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन EPO, ये किडनी से क्या है रिलीज होता है। तो किडनी एक्चुअली डिसाइड्स the rate of formation of RBC, when leukopoiesis is the formation of WBC, जो साइटोकाइंस के द्वारा, these are the signal molecules, क्योंकि जैसे ही WBC जो है उसका नंबर कम हो जाता है तो एक सिग्नल यू कैन सी बॉडी में रिलीज होता है। तो ये तब होता है जब कहीं पे टिश्यू डैमेज होता है या इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज एक्चुअली रिलीजेस साइटोकाइंस, और ये साइटोकाइंस जो है वो स्टिमुलेट करते हैं मोर नंबर ऑफ WBC बनाने के लिए, क्योंकि WBC आर द फाइटर्स और द डिफेंस सेल्स। एंड थ्रोम्बोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, तो इसको थ्रोम्बोकाइंस स्टिमुलेट करते हैं। ये भी जब इंजरी होती है ब्लड वेसल की तब नेचुरली ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, बिकॉज पूरे बॉडी में एक्चुअली हर पार्ट को कोई ना कोई सिग्नल मिलना चाहिए। चलिए, अभी ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, दिस इज एंड यू कैन सी नीट लेवल का भी आप बोल सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि हेमाटोपोइसिस में बेसिकली होता क्या है कि ब्लड सेल्स के साथ दूसरे डिफेंस सेल्स भी बनते हैं जो टिश्यू में एक ऐसी रहते हैं। तो इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स, जिसमें दो टाइप का टिश्यू है, माइलॉइड एंड लिम्फॉइड। तो माइलॉइड टिश्यू जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इससे तैयार होता है आपका इरिथ्रोसाइट्स। देन यू कैन सी ए लार्ज सेल, तो ये है वो लार्ज सेल जिसके फ्रेगमेंट से प्लेटलेट्स बनता है, जिसको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट या मेगा कैरियोब्लास्ट, ओके, जिससे थ्रोम्बोसाइट्स या पीसेस बनते हैं। जस्ट लाइक अगर आप शंकरपाली बनाते हैं तो उसके लिए आपको पहले एक चपाती बनाना है, फिर इसको आप क्या करते हैं, कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो प्लेटलेट्स आर जस्ट लाइक दैट। देन ग्रैनुलोसाइट्स तीन टाइप के हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, वो भी माइलॉइड टिश्यू तैयार होता है। एंड देन लिम्फॉइड टिश्यू जो है उससे अग्रेनुसाइट्स तैयार होते हैं, लिम्फोसाइट्स मेनली, और एक मोनोसाइट, दिस इज द मोनोसाइट। देखो मोनोसाइट है ये मोनोसाइट जो है वो माइलॉइड टिश्यू से तैयार हो रहा है। तो मोनोसाइट जो है वो माइलॉइड टिश्यू से तैयार हो रहा है, और लिम्फोसाइट, दिस इज द स्मॉल लिम्फोसाइट जो सबसे पहले तैयार होता है, फिर वो B या T में डेवलप होता है, दिस इज द B टाइप, एंड T टाइप उसमें डेवलप होता है, वो लिम्फॉइड टिश्यू से डेवलप होता है। और ये दोनों माइलॉइड एंड लिम्फॉइड टिश्यू, उनका ओरिजिनल जो सेल है स्टेम सेल, उसको कहते हैं मल्टीपोटेंट या मल्टीपोटेंशियल हीमोपोएटिक स्टेम सेल। चलिए, अब हम लोग ब्लड कॉर्पसूल्स जो है तीन टाइप के, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इसको शॉर्ट में कंपेयर करते हैं विद द मेन पॉइंट्स। अगर आपको डिस्टिंग्विश आ गया तो दिस पॉइंट्स आर वेरी सिंपल टू रिमेंबर एंड यू कैन सी राइट, तो आपको याद रहेगा। तो ये छोटा सा चार्ट आपके लिए है। तो यू गॉट 3 सेल्स, RBC इरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। तो पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ दी सेल्स इन द ब्लड। नाउ लिसन केयरफुली। तो स्टैंडर्ड जो तरीका है, तो ब्लड की एक छोटी सी बूंद
विच इज़ अबाउट 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, जिसको क्यूबिक मिलीमीटर कहते हैं. तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड यू कैन सी वॉल्यूम विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द नंबर. तो एरिथ्रोसाइट का जो नंबर है, ये देखिए छोटी सी बूंद कितनी, अब ये जो डॉट आपको दिख रहा है ना, ये डॉट इससे भी छोटा, अगर ब्लड का एक ड्रॉप इससे भी छोटा है तो उसमें 4.5 मिलियन आरबीसी होते हैं. 4.5 मिलियन मतलब 40 से 50 लाख. उसी छोटे से बूंद में 4000 से 8000 डब्ल्यूबीसी होते हैं और उसी छोटे से बूंद में 2 से 4 लाख थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं. सो ट्रिमेंडस नंबर्स. तो एक जो छोटा सा ड्रॉप आपको दिख रहा है, इसको आप ब्लड ड्रॉप ही समझो. तो इसमें these many blood cells are found. तो 4 से 5 मिलियन आरबीसी, 40 से 8000 leukocytes which are very less in number as compared to RBC, and thrombocytes 2 to 4 lakh. चलिए भी नेक्स्ट पॉइंट है शेप. तो एरिथ्रोसाइट आर बाइकॉन्केव डिस्क, और डिस्क जैसे होते हैं एकदम एल्पेनलिबी की तरह. ल्यूकोसाइट्स जो है दे आर आइदर स्पेरिकल या अमीबॉइड, एंड थ्रोम्बोसाइट जो है दे आर ओवल शेप, इरेगुलर शेप और स्पिंडल शेप. देन अगर साइज की बात करेंगे तो साइज भी देखिए, अभी साइज का भी, सेल्स का साइज जनरली माइक्रोमीटर में यू कैन सी मेजर किया जाता है. माइक्रोमीटर जो है 1 मिलीमीटर का 1000 पार्ट है, यानी कि 1 मिलीमीटर को आप 1000 पार्ट में अगर आप डिवाइड करोगे तो जो पार्ट मिलेगा आपको सिंगल पार्ट, दैट इज माइक्रोमीटर. इसको म्यू एम भी कहते हैं. तो एरिथ्रोसाइट देखिए, एरिथ्रोसाइट का जो साइज है वो छोटा है 7 to 8 माइक्रोमीटर. ल्यूकोसाइट आर बिगर इन साइज, 8 सबसे छोटा, 20 सबसे बड़ा, 8 to 20. एंड थ्रोम्बोसाइट सबसे छोटे यू कैन सी सेल कंपोनेंट्स है बिकॉज दे आर एक्चुअली फ्रेगमेंट्स, 2 to 3 माइक्रोमीटर. तो नेक्स्ट पॉइंट इज कलर. आरबीसी इज द नेचुरल रेडिश कलर, लेकिन ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स दे आर कलरलेस. तो इसीलिए हमें स्टेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ब्लड को ब्लड स्लाइड में चेक करेंगे तो खाली आपको आरबीसी दिखेगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स को पहचानना या ऑब्जर्व करना ऑलमोस्ट यू कैन सी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. देन न्यूक्लियस एरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट में एब्सेंट होता है, ल्यूकोसाइट में इट इज प्रेजेंट. तो 5 टाइप के आपके जो डब्ल्यूबीसी है, पांचों टाइप का जो न्यूक्लियस है वेरिएबल है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेसिस जिससे हम लोग हर डब्ल्यूबीसी को पहचान सकते हैं. देन ग्रैन्यूल्स आरबीसी में एब्सेंट होता है, ल्यूकोसाइट्स में कुछ के पास होता है, जो हमने देखा ग्रैनुलोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, और थ्रोम्बोसाइट्स में भी ग्रैन्यूल्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही ग्रैन्यूल अगर रिलीज हो गया तो क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या है स्टार्ट होता है. देन अगर एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ गया तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो आरबीसी का नंबर बढ़ गया तो उसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ गया तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, एंड प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ गया तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं. एंड देन अगर डिक्रीज हो गया तो क्या कहते हैं, आरबीसी का नंबर कम हो गया तो अनीमिया, डब्ल्यूबीसी का अगर कम हो गया तो ल्यूकोपेनिया, एंड अगर थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं. एंड प्रिकर्सर सेल मतलब जिस सेल से आरबीसी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो है एरिथ्रोब्लास्ट, डब्ल्यूबीसी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसको कहते हैं मायोलोब्लास्ट, एंड थ्रोम्बोसाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसको कहते हैं मेगाकैरियोब्लास्ट. सो इन दिस वे हमने कुछ मेन पॉइंट्स को कंपेयर कर लिया. अभी हम लोग डिटेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को स्टडी करेंगे. और लास्ट पॉइंट बचा है मेन फंक्शन आरबीसी का क्या है, इट कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट कंटेन हीमोग्लोबिन. ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी जो है वो डिफेंस सेल्स, अलग अलग मेथड से यू कैन सी जर्म्स, डेड सेल्स को आपको हैंडल करना है, और थ्रोम्बोसाइट्स का मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग. तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे एरिथ्रोसाइट्स के बारे में स्टडी करना. तो एरिथ्रोसाइट्स का मेन फीचर देखते हैं जिसको आरबीसी भी कहते हैं. तो आरबीसी या फ्लैटेंड बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क. फ्लैट है, बाइकॉन्केव है मतलब बीच में नेचुरली डिप्रेशन है दोनों साइड से,
और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मैंने आपको पहले अभी बताया था आरबीसी इज जस्ट लाइक एल्पेनलिबे, ना एल्पेनलिबे चॉकलेट आपने खाया होगा, तो एकदम अगर जस्ट वो तो हार्ड रहता है, जस्ट इमेजिन आपको किसी ने एल्पेनलिबे दिया जेली जैसा, वो कैसा दिखेगा और रेड कलर का। तो आरबीसी इज जस्ट लाइक ए कैन सी व्हाट जेली लाइक एल्पेनलिबे जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। देन हीमोक्रिट, जो आरबीसी जब डिपॉजिट हो जाता है उसके रेशियो को ही हम लोग हीमोक्रिट कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द एनीमिक कंडीशन। नाउ तो आरबीसी में न्यूक्लियस तो नहीं होता है, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे सेल ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं। उसका कारण है कि आरबीसी को खाली हीमोग्लोबिन कैरी करना है और उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया है। और आरबीसी हैज़ टू बी वेरी फ्लेक्सिबल so that it can pass through the tiniest you can see blood vessel, क्योंकि आरबीसी ब्लड में एक भीड़ का काम करता है, तो उसको इजीली मूव करने के लिए इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। तो रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से है। देन अभी कुछ बेसिक चीज देखते हैं। काउंट मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने अभी देखा 4 to 5 you can say मिलियन, वो एवरेज बोल सकते हैं, लेकिन मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है 5.1 to 5.8 मिलियन, और फीमेल में थोड़ा कम 4.3 to 5.2 मिलियन, बिकॉज सेम मेल का बॉडी मास, वजन, मसल जो अमाउंट है वो फीमेल से ज़्यादा होता है, दैट्स वाई। देन बोन मैरो में फॉर्म होता है बाय माइलॉइड टिश्यू, और एवरेज लाइफ स्पैन जनरली 100 से 120 डेज, जनरली 120 डेज के बाद आरबीसी डिसइंटीग्रेट होते हैं और उसको स्प्लीन में रिसाइकल किया जाता है, और उसका मेन फंक्शन अभी बताया कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। देन अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो टॉप व्यू आरबीसी डिस्क जैसा है, ऊपर से देखेंगे तो एकदम डिस्क जैसा दिख रहा है। उसका डायमीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर, और अगर कट सेक्शन हम देखेंगे तो इट विल अपीयर लाइक ए डम्बल, जिसका थिकनेस है 2.2 माइक्रोमीटर। और आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डोनान मेम्ब्रेन कहते हैं, बिकॉज इट इज़ हाईली इलास्टिक, और इसी इलास्टिक मेम्ब्रेन की वजह से आरबीसी जो है वो अपने शेप को चेंज कर सकता है, वो स्पिंडल शेप का हो सकता है, सो दैट इट कैन पास थ्रू यू कैन सी द टाइनीएस्ट ब्लड वेसल, जिसको कैपिलरीज कहते हैं। देन अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस विच हेल्प्स द hemoglobin to bind with oxygen first and then release that oxygen into the tissue. And then central इलाका, आरबीसी का बीच वाला जो हिस्सा है, एकदम मेदू बड़ा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मेदू बड़ा में अगर आप देखोगे बीच में आर पार होल होता है, तो आरबीसी का बीच वाला हिस्सा नैरो है, तो उस हिस्से में नेचुरली हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है, तो इसके लिए इसको सेंट्रल पिलर रीजन कहते हैं। पिलर मतलब लाइट रीजन, यानी कि आरबीसी डिस्क की तरह इसके लिए दिखता है क्योंकि आउटर साइड जो है आरबीसी का डार्क दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, बीच वाला हिस्सा लाइट दिखेगा। तो सेंट्रल इलाका जो है आरबीसी का लाइट दिखता है। चलिए भी मेन फंक्शन आरबीसी का फटाफट देखते हैं। तो सबसे मेन फंक्शन आरबीसी का है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ एन अनस्टेबल कंपाउंड, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। एंड आरबीसी कैरीज 97 से लेके 98% यू कैन सी ऑक्सीजन लेके जाता है। बाकी ऑक्सीजन जो है फ्री फॉर्म में प्लाज्मा जो है टिश्यूज तक पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन। दैट कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट वो होता है विद कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन पार्ट है उसको ग्लोबिन कहते हैं, उसके अमीनो एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ के रिटर्न आता है, दैट इज 23%। बाकी प्लाज्मा और आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है उसके थ्रू आता है। देन इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए बफर, जो पीएच को मेंटेन करता है। दान में ब्लड के विस्कोसिटी को मेंटेन करने का भी काम आरबीसी के हाथ में है, बिकॉज आरबीसी इज जेली जैसा स्टिकी है, जिससे ब्लड का गाढ़ापन जो है वो मेंटेन होता है अलॉन्ग विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स। और फिर ब्लड क्लॉटिंग में आरबीसी जो है वो जमा हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिन्स, एंड दैट्स व्हाई कैन सी क्लॉट का एक मेजर पोर्शन जो है वो आरबीसी रहता है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं आरबीसी का इरेथ्रोपोइसिस डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है इसमें बोन मैरो के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन दिख रहा है। तो वेरी कैन सी इंटरेस्टिंग डायग्राम, और साइट है बोन मैरो।
लेकिन लीवर और स्प्लीन में भी आरबीसी डेवलप होते हैं इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जब हम लोग माँ के गर्भ में डेवलप होते हैं। और इन्फेंट मतलब 1 से 1.5 साल तक के जो बेबीज़ होते हैं उनके लीवर और स्प्लीन में भी नेचुरली आरबीसी डेवलप होता है। उसका कारण है कि हड्डियाँ जो हैं अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं होती हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी अप टू 1 और यू कैन सी 1 or 2 years लीवर एंड स्प्लीन ऑल्सो प्रिपेयर्स आरबीसी। और एडल्ट में नेचुरली फिर तो स्टार्ट कहाँ से होता है, माइलॉइड स्टेम सेल्स से। तो सबसे पहला सेल जो है वो है हिमेटोब्लास्ट, जो हमने देखा ये ओरिजिनल सेल है। इससे आरबीसी बनाने वाला सेल बनता है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। प्रो मतलब फर्स्ट, फिर इरेथ्रोब्लास्ट तैयार होता है विच डेवलप्स एंड फॉर्म नॉर्मोब्लास्ट, और नॉर्मोब्लास्ट से तैयार होता है रेटिकुलोसाइट। और ये वो स्टेज है जिससे न्यूक्लियस और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स को डिसॉल्व कर दिया जाता है। और रेटिकुलर साइट्स में आपको देखिए दिख रहा है कि सेल के अंदर फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं, दे आर द डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियस एंड फाइनली आरबीसी तैयार हो गया। और इस प्रोसेस के लिए आपको चाहिए हार्मोन जिसको इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो किडनी से रिलीज होता है। और देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, जनरली विटामिन्स, विटामिन B12, साइनोकोबिलमीन और फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है अलॉन्ग विद द हीम प्रोटीन जिसमें आयरन होता है। इसके लिए आयरन इज वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, आरबीसी। चलिए अभी स्पेशल फीचर देखते हैं आपके आरबीसी के। तो टिपिकल बाइकॉनकेव शेप की वजह से डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आसान हो जाता है। देन आरबीसी का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक है, इसकी वजह से इलास्टिसिटी, यू कैन सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है आरबीसी में। देन आरबीसी में न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गन इसके लिए नहीं है ताकि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो फॉर हीमोग्लोबिन। और आरबीसी इतना फ्लेक्सिबल है जो सबसे टाइनी ब्लड कैपिलरी से पास होता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो नोट्स है, सम ऑफ द यू कैन सी नोट्स के जो पॉइंट्स हैं आप इसी स्लाइड से भी आप क्या है कॉपी कर सकते हो। देन आरबीसी का एक और स्पेशल फीचर है कि आरबीसी के अंदर भले ऑक्सीजन है, इट कैरीज ऑक्सीजन, लेकिन वो उस ऑक्सीजन को यूज नहीं करता है फॉर रेस्पिरेशन बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो आरबीसी बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करता है अपने एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, और जिससे लैक्टिक एसिड बन जाता है आरबीसी के अंदर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। और जब कहीं पे खून थोड़ा रुक जाता है टेम्परली, तो वहाँ पे आरबीसी एकदम डिसिप्लिन में एक के ऊपर एक या एक के पीछे एक लाइन से क्या है अरेंज हो जाते हैं, जैसे कटोरे एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं। इसको रोलेक्स फॉर्मेशन। तो द पिक्चर यू कैन सी द रोलेक्स फॉर्मेशन। इवन यू कैन सी ब्लड स्मीयर अगर आप लोगे उसको, अगर आप माइक्रोस्कोप में चेक करोगे तो कुछ हिस्सों में आपको रोलेक्स फॉर्मेशन दिखता है, विच इज़ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि अगर आरबीसी का नंबर कम या ज़्यादा हो गया तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम फेस्ड। तो अगर डिक्रीज हो गया 4 मिलियन से अगर कम आरबीसी ब्लड में आ गया तो इसी को एनीमिया या इरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं। तो एनीमिया इज मोर कॉमन टर्म, पेनिया मतलब डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। तो जनरली ये यू कैन सी बिकॉज ऑफ सीवियर ब्लीडिंग से हो सकता है, या बहुत सारे यू कैन सी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या यू कैन सी बिकॉज ऑफ डाइटरी फैक्टर्स, यू कैन सी स्टारवेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इफ द न्यूट्रिशन लेवल बॉडी में कम हो गया और इंक्रीज अगर होता है, ये तब होता है जनरली जब पर्सन यू कैन सी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह करता है लेकिन पानी जो है बहुत कम पिया जाता है, एंड बॉडी मास जो है अगर बढ़ गया तब ये होता है। इनमें यू कैन सी बर्न कंडीशन में भी होता है। तो उसको पॉलीसाइथीमिया ये इरेथ्रोसाइटोसिस कहते हैं, विच कैन बी डेंजरस बिकॉज ज़्यादा आरबीसी ब्लड को ज़्यादा गाढ़ा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी क्या है इंक्रीज हो जाता है, और कम आरबीसी की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। चलिए अभी हम लोग स्टडी करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन क्या है स्टूडेंट्स? सो दे आर द आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी प्रोटीन या पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर है मेन। सो हर आरबीसी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन है? वो 270 से लेके 300 मिलियन हीमोग्लोबिन्स इन एक आरबीसी। एक आरबीसी देखिए कितना टाइनी है, एक आरबीसी के अंदर इतने मिलियन हीमोग्लोबिन्स, वेरी अमेजिंग इजंट इट। और टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल पर्सन में होता है 13 से 17 ग्राम %, मतलब परसेंट मतलब पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि अगर आप 100 ml ब्लड को कलेक्ट करोगे तो उसमें 13 to 17% हीमोग्लोबिन रहेगा।
और लेकिन मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है रेंज का। फीमेल में 13 से 15 ग्राम एंड मेल में 14 to 17 ग्राम। रीज़न सेम है। मेल जो है दे एक्चुअली परफॉर्म मोर फिजिकल, यू कैन सी एक्टिविटीज़, उनका बॉडी मास ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, मसल्स मास ज़्यादा है, दे रिक्वायर एक्चुअली मोर ऑक्सीजन, इसके लिए मोर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें दो पार्ट है, दिख रहा है आपको, हीम, नाम कैसे पड़ा है, हीम एंड ग्लोबिन। तो उसमें जो हीम ग्रुप है वही ऑक्सीजन लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इन दिस मैनर तो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो तैयार होता है एक मॉलिक्यूल, अनस्टेबल मॉलिक्यूल कॉल्ड HbO2, उसी को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर बनता है आरबीसी का कलर स्कारलेट रेड या ब्राइट रेड हो जाता है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पे जो आरबीसी है उसका कलर थोड़ा सा यू कैन सी डार्क है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड होता है यानी कि द कलर जो है वो उजल जाता है, चेहरा खिल जाता है आरबीसी का, वो ब्राइट रेड हो जाता है। इसके लिए ऑक्सीजन ब्लड जो है वो ब्राइट रेड दिखता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइंड होता है किसके साथ, ग्लोबिन वाले पार्ट के साथ। तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है, उसके अमीनो एसिड के साथ बाइंड होता है, तो उसको कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और जब ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया तो हीमोग्लोबिन का जो शेड है वो डार्क हो जाता है, पर्पलिश रेड, कैन सी द डिफरेंस। एंड दैट्स वाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो स्कारलेट रेड ब्राइट दिखता है और डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो पर्पलिश दिखता है या डार्क रेड दिखता है। चलिए अभी स्ट्रक्चर देखते हैं हीमोग्लोबिन का, उसका कंपोजिशन भी देखेंगे। तो इज ए कॉन्जुगेट प्रोटीन। अभी कॉन्जुगेट प्रोटीन किसको कहते हैं, अगर किसी भी प्रोटीन के साथ कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप या नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ गया तो ऐसे प्रोटीन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन बनता किसका है, पॉलीपेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन के यूनिट्स है, सब यूनिट्स है, आपको मालूम होगा, से जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। तो हीमोग्लोबिन इज नाउ जो कॉन्जुगेटेड पार्ट कौन सा है, वो एक आयन यू कैन सी ग्रुप है जिसको हीम ग्रुप कहते हैं। तो इट इज बेसिकली आयन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसको फ्लेवोप्रोटीन भी कहते हैं। सो दीज आर द टेक्निकल टर्म used to classify the hemoglobin. Hemoglobin is a conjugate protein, is a iron protein complex और a flavoprotein। तो उसका कंपोजिशन देखते हैं। हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे शो करता हूँ। ये जो लाइट ब्राउन कलर का है ये पहला चेन है, ये डार्क ब्राउन का दूसरा, फिर ये पिंक कलर का ये तीसरा है, और ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है ये चौथा हो गया। और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक एक हीम ग्रुप जुड़ता है और चारों हीम ग्रुप मिलके पॉर्फिरिन रिंग तैयार होता है, जिसको हीमिन भी कहते हैं। अब देखिए वो कौन सा है, जैसे देखो ये जो है ये एक हीम ग्रुप है, यहाँ पे दूसरा दिख रहा है, यहाँ पे तीसरा दिख रहा है और यहाँ पे चौथा दिख रहा है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में भी एक्चुअली 2 टाइप है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। तो ऊपर के जो 2 चेन है वो अल्फा चेन है और नीचे के पिंक और पर्पल दे आर द बीटा चेन। और हीम ग्रुप जो है, हर हीम ग्रुप के साथ एक आयन मॉलिक्यूल क्या है, जुड़ा है। तो यू कैन सी जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, तो यू कैन सी दिस इज द, यू कैन सी द हीम ग्रुप, जिसके साथ एक रेड कलर का जो डॉट है वो है आयन। यहाँ पे भी एक आयन मॉलिक्यूल दिख रहा है, यहाँ पे एक आयन मॉलिक्यूल और यहाँ पे एक आयन मॉलिक्यूल। तो लेबल देखेंगे तो दिस 4 यू कैन सी हीम ग्रुप, और हर हीम ग्रुप के साथ एक आयन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। सो ईच हीमोग्लोबिन नाउ कैन कैरी 4 ऑक्सीजन, क्योंकि हर हीम ग्रुप के पास एक आयन होता है। 1 आयन कैन कैरी 1 ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई 1 हीमोग्लोबिन विल कैरी 4 ऑक्सीजन। Now, let's see about the lifespan and recycling of RBC। तो RBC का लाइफ स्पैन कितना है और उसका रिसाइकलिंग कैसे होता है। तो लाइफ स्पैन अभी बताया आपको 100 से 120 डेज। और उसके बाद में जो RBC मर जाते हैं या एबनॉर्मल RBC अगर कोई तैयार होता है, या वो RBC जो डैमेज हो जाते हैं उसको स्प्लीन में क्या है रिसाइकल किया जाता है
और जिस प्रोसेस से उसका रिसाइकलिंग होता है उसको कहते हैं हीमोलिसिस। तो दिस इज द स्प्लीन जो यू कैन सी आपके स्टमक के जस्ट बैक साइड में है, ऑन द यू कैन सी लेफ्ट साइड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो यहीं पे आरबीसी का पूरा रिसाइकलिंग होता है। नाउ तो लेफ्ट साइड से आपको देखो दिख रहे हैं कि आरबीसी के नॉर्मल यू कैन सी मॉर्फोलॉजी, नॉर्मल शेप, और बाकी के जो शेप है ये सब एब नॉर्मल आरबीसी के शेप्स है। तो देखते हैं हम लोग। तो 2 मिलियन आरबीसी जो है दे आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड, ट्रिमेंडस नंबर ऑफ आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड। तो ये है नॉर्मल आरबीसी। फिर ये बड़े यू कैन सी व्हाट सेल्स जिसको मैक्रोसाइट कहते हैं, ये छोटा सेल माइक्रोसाइट, ये इलेप्टोसाइट्स, ये टारगेट सेल, ये टीयर ड्रॉप जैसा सिकल सेल एनीमिया वाला सेल, अकैंथो एंड वो स्पीरोसाइट्स। तो दीज आर ऑल एबनॉर्मल। इन एबनॉर्मल सेल्स का लाइफ एकदम कम होता है और उसको जल्दी डिस्ट्रॉय करके रिसाइकल करना पड़ता है। तो रिसाइकल करते हैं मतलब क्या करते हैं कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का 2 पार्ट है, ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट है उसके अमीनो एसिड को रिलीज कर देते हैं और हीम ग्रुप के आयन को रिलीज करके फेरिटिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको बाद में यू कैन सी दूसरे हीमोग्लोबिन में फिट किया जाता है। और पोर्फिरिन जो हीम ग्रुप का है उसको पहले बिलिरुबिन जो ग्रीनिश कलर का सब्सटेंस है और बाद में बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देते हैं जो रेडिश ऑरेंज, और यही दोनों मॉलिक्यूल को अल्टीमेटली लीवर में बाइल में डिपॉजिट कर देते हैं और बाइल के जरिए इंटेस्टाइन में जाता है और हमारे इंटेस्टाइन से फिर वो एनस से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो मिक्स किसके साथ होता है इस दौरान? थ्रू अवर फीकल मैटर। तो दैट्स वाई स्टूडेंट अवर फीकल मैटर जो है इट appears you can see what brownish or yellowish because of biliverdin and bilirubin। और अगर आपको मालूम होगा यही दो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाइल पिगमेंट्स भी कहते हैं, बिकॉज बाइल का जो कलर है ग्रीनिश यू कैन सी वो बिलिवर्डिन की वजह से होता है और उसमें बिलिरुबिन भी रहता है और दोनों मिलके अल्टीमेटली फीकल मैटर का कलर ब्राउनिश या येलोइश कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग ने आरबीसी के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो टिल देन गुड बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर इमीडिएटली वेरी क्विकली। तब तक यू कैन सी लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कमेंट में एक्चुअली यू कैन पुट ऑल योर डाउट्स, आपको जो चेंजेस चाहिए या जो भी कंटेंट एडिशनल चाहिए उसमें मेंशन कीजिए। विल ट्राई टू पुट अप इन माय वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय स्टूडेंट्स।